हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वाला है। क्या है? सीटेट एग्जाम जो देने वाले हैं जनवरी में, तो उसके लिए है जो हम सेट लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन विज्ञान। और वे जो है 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और सेट प्रैक्टिस कीजिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है इसमें, क्योंकि यह 60 नंबर का होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, 40 से 50 नंबर ला लेते हैं, तो आपका रिजल्ट निश्चित ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए और बी दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में एक कह रहा है कि अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। बिल्कुल सही बात कह रहा है। बी में कथन कह रहा है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये भी सही है। तो आपका दोनों अब कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर ब्राह्मी भाषा जो लिखा जाता है बाएं ओर से दाएं ओर लिखा जाता है, इधर से इधर। और उसी प्रकार से खरोष्टी लिपि की बात करें तो यह जो है दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। सही अर्थों वाले शब्दों को मिलान कीजिए। स्तूप, स्तूप क्या है? स्तूप कहा जाता है टीला को, मंडप कहा जाता है हॉल को, और शिखर कहा जाता है भवन की ऊंचाई जो टावर के जैसा होता है। तो 1 का 2, बी का 3, 1 का 2, बी का 3, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर में। आप 18वीं शताब्दी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विद्या के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो आपका है कांगड़ा चित्रकला। अब देखिए क्या है माफ कीजिएगा। मुगल चित्रकार जब पलायन कर गए तो उसके बाद जो चित्रकला विकसित हुआ वो कांगड़ा चित्रकला था। किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था कटोच राजवंश के शासक राजा संसार चंद्र के समय में यह विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। तो मेहराब की भूमिका कहा जाता है गुंबद, जो मस्जिद वगैरह में ऐसे ऐसे गुंबद पड़ा रहता है उसी को मेहराब कहते हैं। तो इसकी भार को कम करने के लिए पिलर दिया जाता है। तो भार ऊपरी ढांचे का भार वहन करने के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 3 आंसर चला जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35 नंबर में। तवारीख पर दिए गए ABC वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। गलत बात है, गांव में नहीं रहे, शहरों में रहा करते थे। उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उसने इतिहास लिखे। ये सही है, क्योंकि जितने भी इतिहासकार थे वो लिखते थे इतिहास इसलिए ताकि उसको पुरस्कार मिले। तो ये सही है। इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाने की सलाह दी। ये भी सही है। जितने भी शासक थे तो इन लेखकों का भी काम रहता था कि आप समाज को बनाए रखें, सलाह दें। तो ऐसी काम इनके द्वारा किया जाता था। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो बी और सी सही है, ये गलत है। बी सी सही है, एक सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य ए में कह रहा है हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता है। ये बात सही है। आगे वक्तव्य को देखते हैं। चलिए देखिए, यहां पर आपका दिया हुआ है वक्तव्य 2 में दिया हुआ है आपका बी में कह रहा है 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्रों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीपीय के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्या वक्तव्य दिया गया है आपका 37 में। जुड़े रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। 37 में आपका कहा गया है कि औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जनजातियों को नियंत्रण में रखना और शासन करना था, यद्यपि वे इधर उधर घूमते रहते थे। ये बात गलत है। चलिए, राज्य के लिए नियंत्रण, राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेज प्रशासन ने भूमि नियम लागू किया था। तो ये आपका सही है। भूमि नियम लागू किया था तभी तो लेता था राजस्व। झूम खेतिहारों को बसाने का प्रयास में ब्रिटिश बहुत सफल रहे। ऐसा कोई बात नहीं है, झूम खेतिहारों को बसाने में उसका योगदान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में हम लोग चलते हैं। 38 नंबर में क्या कह रहा है? शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत
के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को डैश के रूप में व्याख्याकित किया गया है। देखिए, इसका कहने का मतलब है जो पुराने घर था उसको पहले 19वीं शताब्दी में ढा दिया गया और उसके जगह पर जो नया घर बना तो उसको क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो नए घर जो केंद्र बना उसको शहरीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय शुरू किया। कहाँ शुरू किया था? तो वो शुरू किया था पटना और कोलकाता में। क्या है इसका मामला? बेगम रुकैया सखावत, देखिए ये जो था रूढ़िवादी खानदान में पैदा हुई थी मुस्लिम समाज में, और यहाँ रूढ़िवादी समाज में जो लड़कियों को पढ़ना अनिवार्य नहीं होता है उसे घर के अंदर पैक करके रखा जाता है। उसके लिए बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने आवाज़ उठाया और पटना और कोलकाता में एक मुस्लिम को पढ़ने के लिए विद्यालय शुरू किया था। कब शुरू किया था इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम। 1909 ईस्वी में बिहार के भागलपुर में खोला गया और 1911 की बात करें तो 2 साल के बाद, पहले 1909 ईस्वी में पटना में खोला और 1911 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया। तो पटना में कहाँ खोला गया था? तो भागलपुर के निकट खोला गया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 40 का है औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था? तो भारत से ले जाया गया था त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद जो होता है न्यूजीलैंड में पड़ता है। तो इसे कहा जाता है जो भारत से मजदूर दूसरे देश में ले जाया करते थे अंग्रेजों के माध्यम से, जो गया उसे गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति के दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया था? तो ये देखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। जब वहाँ अमेरिका गए थे तो वहाँ भी काले गोरे मुँहे दासों को बनाया जाता था, तो इनके द्वारा देखा गया था जो समाज सुधारक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्यवर्ती भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते हैं? तो 42 का देख लीजिए आंसर आपका। प्रदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष, ये गलत था। सरकार में अधिक भागीदारी की मांग, ये सही हो जाएगा। प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग, ये भी सही हो जाएगा। तो बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 43 नंबर में क्या कह रहा है? किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं शताब्दी में अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए? तो 43 में देख लीजिए, बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और राजस्व के लिए संघर्ष, ये गलत है। अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत करवाना और आदर देने के लिए उन पर दबाव बनाना, ये जो है आपका सही हो जाएगा। प्रदर्शन, बृहद सभाओं द्वारा प्रदर्शन का आयोजन और राजस्व के लिए संघर्ष, ये भी सही है आपका, ये जो है आपका सही है। अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत कराना, ऐसा कोई बात नहीं थे। अंग्रेज स्वतंत्रता देना तो चाहते ही नहीं थे। चलिए, विधानमंडल में अधिक प्रतिनिधि की मांग, ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 43 का ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो आप जानते हैं भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। पहले गृह मंत्री के रूप में इन्हीं को नामित किया गया था। 1875 ईस्वी के गुजरात राज्य के नदियाड़ में सरदार पटेल का जन्म हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। 1875 ईस्वी में इनका जन्म गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाया जाता है? मतलब क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ये 2 ग्रह दिया गया है, 2 इनके बीच पाया जाता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते। देखिए, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए सूर्य को लेते हैं, तो सूर्य के बाद यहाँ पर जो सबसे नजदीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब है क्रम में। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये पृथ्वी मंगल 4 ग्रह इधर होता है, 4 अरुण और वरुण, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह है टोटल। ये है आपका सूर्य हो गया। फिर से देख लीजिए इसको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह है ग्रह की संख्या। तो 4 ग्रह इधर से छाट दीजिए, 4 ग्रह इधर से छाट दीजिए। बीच में जो यहाँ पर आता है ना, तो उसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। उसको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होता है इसके बीच मंगल और बृहस्पति के बीच, क्योंकि इधर ये मंगल हो गया और इधर बृहस्पति हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार कीजिए। सूचना के बारे में कह रहा है, देखिए यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह प्रमुख यमोत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब की स्थिति को दर्शाने हेतु क्या जरूरी है? तो देखिए इनमें से आपका कोई भी सूचना पर्याप्त है, कोई भी सही ढंग से सूचना नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और गोल है तो जो सूर्य की परिक्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार में करती है, और ग्लोब पर पृथ्वी जो है नियथार्थ निरूपण है, मतलब घूरते रहती है। ग्लोब पर सभी स्थान पर अक्षांश और देशांतर रेखा जो काल्पनिक रेखा होती है उसे दर्शाया जाता है। तो अक्षांश और देशांतर किस गोलार्ध में है ये नहीं मायने रखता है, अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित होता है, जो इसकी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए सूचना अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 47 नंबर में। यदि हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिसे हम पार करेंगे? देखिए अब मान लिया जाए ये आपका पृथ्वी है और ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ कर कह रहा है उत्तरी ध्रुव से हम आते हैं, तो आते हैं तो पहले हमको क्या पार करना पड़ेगा? ध्रुव को पार करने का। और यहाँ पर जो है फिर कर्क रेखा है, फिर विषुवत रेखा है, फिर मकर रेखा है। तो दक्षिणी ध्रुव को आएंगे तो यहाँ से हम कर्क रेखा को भी पार करेंगे, विषुवत रेखा को पार करेंगे और मकर रेखा को पार करेंगे। तो ये सभी हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव तक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, आंसर हो जाएगा 47 का 1। दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा एवं उत्तरी ध्रुव को पार करेंगे। देखिए यहाँ पर आएंगे तो उत्तरी ध्रुव को पार करेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 48 नंबर में। 48 नंबर में कह रहा है कि हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, जो बिल्कुल गलत कह दिया गया है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर की आकार त्रिभुजाकार है, तो ये गलत दिया गया है। एस किसका है? एस जो है अटलांटिक महासागर का है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है हिंद महासागर का आकार एस आकार, फिर एस आकार की बात कर दिया है, ये भी गलत हो गया है। तो ये दोनों गलत बात बोल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों असत्य है। चलिए सलेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण है? तो सलेट और संगमरमर जो है कयांत्रिक शैल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 49 नंबर में। इसके साथ साथ संगमरमर, सलेट एवं स्लिट इत्यादि ये सभी भी जो है कयांत्रिक शैल के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 50 नंबर में। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। क्या है विचार करना आपका? कह रहा है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वृक्ष होता है, गलत दिया गया है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष जो पाया जाता है वह पाया जाता है शंकुधारी वृक्ष में, तो ये गलत दिया हुआ है। शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष है, ये सही है आपका। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दृढ़ नहीं होता है, यहाँ दृढ़ आ गया फिर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 50 का बी हो जाएगा सही। चलिए देखिए 50 नंबर में, 50 नंबर में बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। क्या निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला नंबर में कह रहा है आपका कि उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश, शुष्क व अचल मौसम बनता है। बी में कह रहा है वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थिति वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये जो है दोनों सही ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही ऑप्शन है। ए वाला आपका सही है, ए इसका व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही से उसका व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में क्षोभ सीमा के मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है? तो तापमान जो होता है पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। मतलब सहारा मरुस्थल में कुछ गुफा के चित्र दिखाया गया है, नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। उसमें हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी, बकरियां को आम पशुओं के रूप में भी दर्शाया गया है। कहाँ? सहारा मरुस्थल में। यह बताता है, आपको ध्यान देना है, इस क्या बताता है? तो यह बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, तभी तो है जो ये सभी जानवर उसमें पाए जाते होंगे। आपको दिमाग लगाकर बनाना है, बुद्धि से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 53 के बाद 54 नंबर में हम लोग चलते हैं।
54 नंबर में क्या कह रहा है, खनिजों एवं शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, सही वाला क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसमें समानता धात्विक खोज अग्नेय व आंतरिक शैलों के समूह में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यदि किसी शैल में तांबा है तो उसका रंग नीला होगा, ये भी सही है। सभी खनिज अयस्क शैल नहीं होते हैं, गलत है, होते हैं, ये गलत दिया गया है। सभी शैल खनिज अयस्क नहीं होते, ये सही दिया गया है। तो ए बी डी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। पिरामिड के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, ये सही है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष स्त्रियां उप विभाजित होते हैं, ये भी आपका सही है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आशय विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या से है। जनसंख्या में महिला पुरुष दोनों होते हैं, महिलाओं की सिर्फ भूमिका नहीं रहती, तो ये गलत हो गया। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 56 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ स्थिर होता है। स्थिर, स्थिर किसको कहा जाता है, तो यह है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम कहा जाता है अवसादी चट्टान। वही अगर मेटामोर्फस कहे तो यह रूपांतरित चट्टान होता है, अग्निश कहे तो यह अग्नि चट्टान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 56 के बाद 57 नंबर की ओर चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप। 57 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, स्थानांतरण कृषि चालवासी पशुचरण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो 57 का देख लीजिए, यह आदिम निर्वाह कृषि है। यहाँ पर बहुत गौर करना होगा, स्थानांतरण कृषि और चालवासी पशुचरण निम्नलिखित में से उदाहरण है। अगर आपको कहता कि वह व्यवस्था जिसमें कृषि के साथ जानवरों को पाला जाता है, तब हो जाता मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया था। विविधता का मतलब होता है अनेकता, यहाँ पर याद रखेंगे अनेकता होता है, विविधता मतलब अनेकता। तो अनेकता में एकता, यह संविधान में वर्णन किया गया था, आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वक्तव्य दिया गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत के बारे में आपको बताना है। तो असंगत देखिए, यह है लाहौल लखनऊ, ये जो है गलत दिया हुआ है। लाहौल कुछ ऐसा शब्द नहीं है जो लखनऊ में है, तो ये गलत आपका दिया है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि जोधपुर जैसलमेर ये जो है सही है, और ग्वालियर झांसी में सही है, दार्जिलिंग कालीपोंग पश्चिम बंगाल में ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है। तो भारतीय संसद में देखिए जो है विधान परिषद सम्मिलित नहीं होता है। संसद की बात करें तो संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है। मान लिया जाए ये संसद है तो इसके 3 अंग हैं, आप लोग जानते होंगे। ये है जो है लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति होता है। तो ये तीनों अंग से मिलकर बने होते हैं। तो विधान परिषद जो होता है राज्यों में होता है, केंद्र में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर में, इनमें से कौन से जोड़े सुसुमित हैं। देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 महिला संपत्ति अधिकार, ये बिल्कुल सही दिया गया है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो संशोधन कानून आया था 2005 में आया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। कह रहा घरेलू महिला यानी महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005 मौलिक अधिकार है, गलत दिया हुआ है, 2006 में आया था। घरेलू हिंसा जो आया था, जो घर में महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उसकी संरक्षण के लिए सरकार ने 2006 में एक कानून लाया था मौलिक अधिकार के रूप में, तो ये गलत दिया गया है। तो आपका ए और बी सही होगा, बाकी सी गलत होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 62 नंबर में चलते हैं। 62 नंबर में क्या कह रहा है, कपास उगाने से सूती कमीज बनाने तक सभी चरणों को सही क्रम में लगाइए। ये देखिए क्वेश्चन जो है कितना टफ बनाया गया है, देखने में आसान लगता है लेकिन टफ वाला क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले कपास उगाना पढ़िएगा और मारिएगा बुनाई, कटाई, वटाई और कताई, गलत। यहाँ पर देखिए कपास उगाने से यानी कपास उग चुका है, अब क्या करेंगे, सूती कमीज बनाना है।
तो सूती कमीज बनाने के लिए आपको सबसे पहले कटाई करना होगा, फिर वो टाई, फिर कताई, उसके बाद बुनाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इनमें से किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा? देखिए, नागालैंड की अगर जनजाति के बारे में बात करें तो ये जनजाति दिया गया है, तो बोडो समुदाय से नहीं है। बोडो समुदाय जो है यह होता है असम में, है ना। तो आपका हो जाएगा चखेसंग समुदाय। ये नागालैंड में खेती नुमा सीढ़ी बनाकर जो है अपने कार्य करते हैं। गारो खासी जयंती जो है मेघालय का है, बोडो असम का है, मिसमी समुदाय जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 64 नंबर में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर रही सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प क्या है आपका, इसमें देखना है, चुनना है आपको। चलिए, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिए बिना भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कर सकती है। गलत जवाब दिया है। वयस्क नागरिकों को वोट देना ही पड़ता है, बिना ही कह रहा है, बिना नेगेटिव सेंस वाला दिया है, तो इसलिए गलत हो गया ये। चलिए, कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा लोकतंत्र में होता है। जैसे हम लोग अगर चुनाव करते हैं, चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम विधायक को चुनते हैं, और विधायक है जो केंद्र वाले सरकार को चुनते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसा भी लोकतंत्र है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बी कथन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक गरीबी आदिवासी परिवार में 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की है। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। वह निश्चित रूप से है, क्या कर रही है वह निश्चित रूप से, ये आपको समझना है। देखिए, वह कह रही है रूढ़ियों को तोड़ रही है। अब रूढ़ियों क्या है? रूढ़ियों कहते हैं जो पुराने विचार के लोग होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं गांव वगैरह में कि रूढ़िवादी लोग जो पुराने विचार के आदमी हैं, कोई अगर कुछ अलग पहनावा पहन करके चला जाए तो उसके लिए है जो उसे बहुत बुरा लगता है कि इसका फलना का बेटी है जो इस टाइप का कपड़ा पहनती है। तो इस टाइप के जो है कर रही है लड़कियां, जो है अपने समाज में आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो रूढ़िवादियों को तोड़ रही है। तो यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर में हम लोग चलते हैं। 65 नंबर में क्या कह रहा है देख लीजिए। 65 नंबर में आपका कह रहा है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ा। 65 नंबर में देखिए, 65 के बाद 66 नंबर आपका हो जाएगा। 65 नंबर तो हो गया होगा, देख लेते हैं फिर से, आपको हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको 64 के बाद 65 नंबर तो हो गया था, 66 नंबर में हम लोग चलेंगे। चलिए देखिए, 66 नंबर में आपका दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसके लंबे लंबे ऑप्शन दिए रहते हैं, तो डरना नहीं, आपको ध्यान से पढ़ना है, आप आंसर मार पाएंगे अच्छा से। कह रहा है, यदि एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्य से लोगों को प्रवास की अनुमति नहीं देगी, यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? देखिए, कोई राज्य, मान लिया जाए बिहार सरकार है, बिहार सरकार दूसरे राज्य को यहाँ आने के लिए नहीं देता है, तो यह किसका उल्लंघन है? ये स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। हमारा संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भारत के किसी कोने में आ जा सकता है, निवास कर सकता है, बस सकता है, व्यापार कर सकता है, घूम सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सरकार कर रही है तो इसका मतलब उसकी स्वतंत्रता को हनन कर रही है, उसके खिलाफ है जो मुकदमा दायर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 67 नंबर में, मौलिक अधिकारों के किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उसे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है प्रावधान कि कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने का उसको कारण पूछने का अधिकार है, वकील लेने का अधिकार है। फलतः उसे अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब? 24 घंटे के अंदर, आने जाने के समय को छोड़कर। तो ये आप याद रखेंगे। 21 अनुच्छेद जो है लाइफ टू प्राइवेसी से है, मतलब आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 21 में वर्णन है। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, बच जाते हैं, तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर होगा, यह अनुच्छेद 21 में कहा गया है।
अनुच्छेद 23 और 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 में है बाल श्रम और 24 में है बलात् श्रम। बाल श्रम का मतलब होता है कि कोई भी बालक को आप कारखाने में, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, कारखाने में नहीं रह सकते हैं, आप उसका शोषण कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप पर मुकदमा किया जाएगा। 24 में भी वही बात कहा गया है, लेकिन यह वयस्कों के लिए किया गया है कि अब आप मानव को जो है देह व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह व्यापार नहीं कर सकते हैं, उस पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। तो 24 में याद रखिएगा, 23 में बलात् श्रम, 24 में बाल श्रम, है ना। तो दोनों, इसमें खरीद बिक्री मानव का है, माफ कीजिएगा, खरीद बिक्री मानव का है, इसमें बालकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इस अधिकार को है समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तवा बांध के द्वारा विस्थापित लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के संघर्ष करने वाले मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो मत्स्य संघ है जो, देखिए तवा बांध जो है तवा नदी पर मध्य प्रदेश में है, ऐसे भी मार सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन, जिसको मिड डे मील कहा जाता है, योजना प्रारंभ की गई थी? सबसे पहले जो है योजना प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। यह सबसे पहले किया था मिड डे मील शुरू। लेकिन इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में मध्याह्न भोजन की शुरुआत कर दिया गया, लागू किया था तमिलनाडु। लेकिन केंद्र सरकार को इसकी योजना अच्छी लगी इसलिए 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन को सभी स्कूलों में लागू कर दिया पूरे देश में। और इस योजना के अंतर्गत जो है कक्षा 1 से 5 तक सरकारी में जो पढ़ रहे हैं बालक, उनको है जो दोपहर में भोजन कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 71 नंबर में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है। तो 71 नंबर में देखिए क्या है, यह मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसमें बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न वे प्रश्न है जो अध्यापिका अपने आप से उस रणनीति को अपनाने के लिए पूछ सकती है जिससे वह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्याचार्य उपलब्ध है। पाठ्याचार्य क्या उपलब्ध है? तो 72 का 1। क्या गतिविधियों के प्रकार लड़कों एवं लड़कियों को रुचि को प्रतिबिंबित करते हैं? ये बिल्कुल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। बी क्या कर रहा है, जो गतिविधि में भाग नहीं ले सकते, क्या उनको अनुभव प्रदान करने हेतु गतिविधियां देने के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान किए जाए? ये भी सही आपका दिया है। क्या प्रयोग में की गई सामग्री अधिकांश शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि एवं अनुभव को प्रतिबिंबित करता है? ये नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपका ए और बी सही है, परंतु सी गलत है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सी व्यूह रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए अप्रभावशील रहेगी? देखिए इसमें दिया गया है आपका 73 का। तो 73 का इसमें कह रहा है पाठ पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। 73 का 3 हो जाएगा। इसका कूट देख लेते हैं, कूट भी दिया हुआ होगा। चलिए नहीं दिया हुआ है, तो उसका आंसर सही है 3 होगा। चलिए 74 नंबर में हम लोग चलते हैं। 74 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रतिक्रियाओं, बने रहेंगे हमारे साथ, प्रतिक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2019 में उल्लेखित किया गया है। तो ये देखिए उल्लेखित इसलिए किया गया है, 2019 में एक एक्ट आया गया था, राइट टू एजुकेशन, है ना। तो इसमें है जो क्या कहा गया है, बच्चों के मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया था। देख लेते हैं। प्रमाण आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं बच्चों की प्रगति विभिन्न भागीदारों जैसे माता पिता और अभिभावक सम्मिलित हैं को सूचित करना। गलत जवाब है, माता पिता को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विद्यालय बच्चे आते हैं तो टीचर की जिम्मेवारी होती है, तो ये गलत हो गया आपका। चलिए दूसरा कह रहा है बच्चों को भय आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उसके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। ये बिल्कुल सही है। बाल मित्रवत और बाल केंद्रित ढंग से गतिविधियां अन्वेषण और खोजबीन द्वारा अधिगम है, ये भी सही है आपका।
बच्चों का समग्र विकास हो, ये भी सही है। तो बी सी डी आपका सही आंसर दिया गया है, बी सी डी आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं पर आपका मुख्य बल होगा? तो देखिए कौन सा होगा? छात्रों को समझाना कि असमानताएं प्राकृतिक रूप से सामाजिक होती है, बिल्कुल सही जवाब है। असमानताओं पर सवाल उठाने वाले विभिन्न आंदोलनों को सूचीबद्ध करना, ये सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, गलत है। इस बात पर बल देना कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान कैसे है, ये आपका सही है। विभिन्न असमानताओं पर छात्रों को व्याख्यान करना, ये गलत जवाब है। असमानताओं पर छात्रों को व्याख्यान करना जरूरी नहीं है। तो आपका कौन कौन सही हो गया? ए और सी सही होगा। तो ए और सी आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भोपाल गैस त्रिशादी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? तो 76 में देख लीजिए आप किस प्रकार कर सकते हैं। छात्रों को इस त्रसादी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के द्वारा सिखाने के लिए उत्साहित करके, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 77 में कह रहा है आपका बच्चों के साथ निर्देशात्मक अंतरक्रिया क्लास स्कूल में वास्तविक अवधि से कम अवधि के होने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें कलात्मक अंतरक्रियात्मक क्लास क्या है? मतलब स्कूल के टाइम में आप बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करें, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें ताकि बच्चे पढ़ाई भी पढ़ ले और उस खेल में भी मनोरंजन ले ले। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का खेल रख दें उसके बाद है जो आपका घंटे पार हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी वही बात कहा गया है इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। गतिविधियों के नियोजन के लिए शिक्षकों को विशेष समय निकालने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। देखिए तो आपका एक आंसर सही हो जाएगा, ए और बी सही है परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही आंसर है। 78 नंबर में हम चलते हैं। 78 नंबर में कर रहे हैं इनमें से कौन सा या से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं? तो देखिए इनकी भूमिका बताइए। कह रहा है पुलिस, डिफेंस वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये आपका कूट में दिया गया है, देख लेते हैं। ये नहीं होगा आपका 78 का। और ऑप्शन चलते हैं हम लोग, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलो वो वाला नहीं होगा आपका। दूसरा में है यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उसका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? बिल्कुल करेगी। ऐसा है जो कोई नहीं कहता है, कोई धार्मिक समूह नहीं कहता है कि अपनी बच्चों को हत्या करो, बाल हत्या करो, यह बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकेगी, बिल्कुल सही है। खदान खुदान एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन सकती है, क्या आप इससे सहमत है? कारण बताइए। बिल्कुल सहमत है, ये भी आप सही सहमत है। मान लिया जाए कोई गड्ढा आप खोद लेते हैं, उस गड्ढा में है जो पर्यावरण के अंदर कोई बहुत सारे जानवर रहते हैं, उस गड्ढा में गिरेंगे, उसका मरण हो जाएगा, तो उससे गंध फैलेगी, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। दूसरे में अगर कुत्ता के उदाहरण लेते हैं, गिर जाने से ऐसा होता है। कुत्ता जो होता है एक ऐसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है जो गंदगी को साफ कर देता है, तो ये भी आपसे पर्यावरण को दूषित कर सकता है, तो ये भी आपका अच्छा है, क्वेश्चन सही है ये। शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है, वर्णन कीजिए। बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में, थोड़ा नेट इशू के चलते ऐसे हो रहा है। चलिए बी और सी आपका सही हो गया। शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है, वर्णन कीजिए, ये बिल्कुल उससे अलग है। शांति निकेतन सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों ने भाग लिया, क्यों लिया, इसके पे चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। तो बी सी और ये आपका सही आंसर है, आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इतिहास की कक्षा में इनमें से कौन सी गतिविधियों में आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने की सर्वाधिक संभावना है? सबसे पहले आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो देखिए आप क्या करेंगे, स्रोतों की व्याख्या करना, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है व्याख्यान सुनना, ये गलत है, आप पढ़ाने के लिए गए, व्याख्यान सुनने के लिए नहीं गए। दूसरा नंबर है घटनाक्रम देना, हाँ कौन सी घटना कब हुआ है इसको भी बच्चों को बताना जरूरी होता है। चलिए अगला है पुनर्स्मरण प्रश्न, पुनर्स्मरण प्रश्न ये नहीं है।
तथ्यों और मतों को अलग करना, ए सही है। तो आप ए सी ई आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 80 नंबर में हम लोग चलते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। 80 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आप अपनी अगली इतिहास की कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आप इनमें से किस विषय या क्षेत्र पर बल देंगे? टीचर के बारे में पूछ दिया गया है। चलिए देखते हैं। विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संरक्षण विधियां, हाँ ये करेंगे। फिर कह रहे हैं अंग्रेजी की आवश्यकताओं का दरबारी चित्रकारों पर प्रभाव, इसके बारे में देखेंगे कि अंग्रेजी की जो है दरबारी पर क्या प्रभाव पड़ा था चित्रकारों पर। दूसरा है भारतीय सूक्ष्म चित्रकारों के वास्तविक चित्र बनाने में अक्षमता, ये गलत दिया हुआ है। थॉमस और विलियम डेनियल के चित्र, ये गलत दिया हुआ है। तो आपको 2 को करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 80 का ए। 81 नंबर में हम लोग चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है? तो मुख्य चुनौती किसको समझा जाता है? इसे अनुपयोगितावादी विषय के रूप में देखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है, ये भी सही है। इसमें सूचनाओं की भरमार है, ये भी सही है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे तथ्य होते हैं। अंक गणित आवश्यक रूप से एकीकृत किया गया है। देखिए इतिहास पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, तो इसमें अंक गणित का कोई लेना देना नहीं है, गलत हो जाएगा। मुख्यतः यूरोप से परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ABC सही है, ऑप्शन नंबर 81 का ए हो जाएगा। 82 नंबर में हम लोग चलते हैं। कह रहा है सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी कक्षाओं को शहरों की समस्याओं के विषय में समाचार पत्र रूप से लेख और पत्रिकाओं से संग्रह करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, करने के लिए कहती है। इसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवाती है और चर्चा करती है। अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का उपयोग किया है? तो 82 का ए हो जाएगा, पूछताछ विधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 82 के बाद 83 नंबर में लेके चलते हैं आपको हम। 83 नंबर में बने रहिएगा, लास्ट होने वाला है आपका, 90 क्वेश्चन तक होगा, क्योंकि 30 से स्टार्ट किए थे 31 से, तो 60 क्वेश्चन आपका रहता है। चलिए देखिए यहाँ आपका दिया गया है 33 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है? देखिए मध्ययुगीन भारतीय कला के, तो मध्ययुगीन भारतीय कला का में अशोक नहीं था, अशोक प्राचीन काल में आ जाता है, गलत हो गया। शंकुतलम ये भी प्राचीन काल में आ जाता है, गलत है। रवि कीर्तिवर्मा प्राचीन काल में आ जाता है, सही है। तो सूरदास की साहित्य लहरी जो है मध्यकालीन भारत में पढ़ा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है। परियोजना विधि का पहला चरण क्या होता है? परियोजना विधि का पहला चरण होता है स्थिति बनाना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करती है? तो 85 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, अधिगम की तरह आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है? सही आपका पूछ रहा है 86 का। चलिए देखिए 86 में आपका कह रहा है आपका पाठ्यक्रम का पूरा करना, ये गलत जवाब है। पाठ्यक्रम का पूरा, छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, ये सही है। छात्रों को ज्ञान योग्यता का मापन करना, ये सही है। और शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना को पुष्टि करना, ये भी आपका सही है। तो BCD सही है आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2019 उल्लेखित किए गए? अभी बताए थे राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो 2009 में आया था, लेकिन उसे लागू किया गया था 2010 में, शिक्षा का अधिकार। चलिए देखिए क्या है इसमें, आपको समझना है। इसमें कहा गया था आपको बच्चों के ज्ञान, अंतः शक्ति और प्रतिभा को बनाना, ये आपका सही आंसर दिया गया है। इसमें कूट करके दिया गया है आपका आंसर, देख लेते हैं आपका 87 में, बने रहेंगे हमारे साथ। हाँ कूट करके दिया गया है, तो कूट करके आपको ये वाला सही हो गया। चलिए देखिए और कौन कौन सही है। दूसरा में आपका सही होगा शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का अधिगम सीमा तक विकसित करना, ये भी सही है, उसको विकसित करना ही जरूरी है बच्चों को, ये भी सही है। बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को
अनेक विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कराने में सहयोग करना, ये भी सही है आपका। पता करना कि किस सीमा तक पाठाचार्य संबंधी उपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित किए जा चुके हैं, ये आपका गलत है। तो ए बी आपका सही आंसर है, ए बी सी। तो ए बी सी देख लीजिए यहाँ, ए बी सी आपका सही आंसर यहाँ है, 87 का 1 हो जाएगा। 88 नंबर में हम लेके चलते हैं आपको, 88 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए देखिए 88 नंबर क्या कह रहा है। 88 नंबर में आप कह रहा है कि आखेटक खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते थे, वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण से किस प्रकार समानता या विभिन्नता रखते हैं। यह प्रश्न छात्रों को किस योग्यता का आकलन करता है। तो 88 का देखिए क्या हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा, अनुभवों पर तर्क व तुलनात्मक समझ का। 89 नंबर में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के सृजन पहलू का आकलन करते हैं। 89 का कूट करके दिया हुआ है आपका, देखिए निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपेक्षा महंगी है। आप इस कथन से सहमत हैं, समझाइए। ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर है, भारत एक प्रदेश का चयन कीजिए और उनकी विविधता को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक एवं भौगोलिक घटकों की पड़ताल जांच कीजिए तथा प्रस्तुतिकरण बनाइए। सही आपका दिया हुआ है, बी सही होगा आपका। आपके क्षेत्र में कूड़ा कैसे एकत्रित इकट्ठा किया जाता है, आप किन तरीकों से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी आपका सही है। नगर निगम के काम के 4 तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिन पर नगर निवासियों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका नहीं है। चलिए, आप मछुआरों के परिवार के सदस्य हैं और नाव के इंजन को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता है। बैंक प्रबंधन को अधियाचन पत्र लिखिए, ये सही है। तो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा 89 का, बी सी और ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, मिला लीजिएगा अपना, बी सी और ई आपका सही है। 90 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, आप कक्षा में विविधता पर समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझते हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे, क्या करेंगे आप आकलन के तौर पर, तो आप करेंगे क्या, रचनात्मक आकलन करेंगे, कि नैदांतिक आकलन करेंगे, कि पोर्टफोलियो आकलन करेंगे। तो ये आपका है सही रचनात्मक आकलन, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ आपका जो है 60 नंबर का सीटेड पेपर जो पूछा जाता है वो समाप्त हो गया। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। अगर अच्छा हमारा वीडियो लगता है आपको तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके पास भी शेयर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, वो भी लगाएं सेट, वो भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। तो ऐसी सेट के साथ फिर हम अगले सेट में मिलते हैं कल। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।